स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हम अपना भारत छोड़ो आंदोलन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके काफ़ी क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चंस वेबसाइट पर भी डाले गए हैं, तो वहाँ पर भी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। वेबसाइट की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है। ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है। या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। और यह आपसे देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। उषा मेहता के ऊपर हमने बात करी थी। उनकी जो मुख्य भूमिका रही वह जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्होंने अंडरग्राउंड होकर के एक कांग्रेस रेडियो चलाया। उषा मेहता ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, इन सभी लोगों ने वहाँ पर काम किया था। बाकी नेताओं के भी हमने नाम बताए थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल से भागे और उन्होंने अपना आज़ाद दस्ता बनाया था और अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुरिल्ला युद्ध उन्होंने प्रारंभ भी किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ऑप्शन है आपके के पास ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राम मनोहर लोहिया, या फिर ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया जो थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था सभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उषा मेहता ने एक अंडरग्राउंड रेडियो इस्टेब्लिश किया जिसे आप कांग्रेस रेडियो के नाम से जानते हैं। उस पर नियमित रूप से एक कार्यक्रम प्रसारित करते थे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये हमने आपको शुरुआत में भी बताया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। अब देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको अभी शुरुआत में भी ये बताया, तो आपको इसका आंसर यदि आपने ध्यान से सुना है तो वैसे भी आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ए राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन बी उषा मेहता ने, ऑप्शन सी चित्तू पांडे ने, या फिर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। हमने बात की थी कि वे कहाँ से भागे थे, तो देखिए वे जो हजारीबाग जेल थी उसमें बंद थे जयप्रकाश नारायण, वहाँ से वो फरार हो जाते हैं जेल से, और जेल से छूटने के बाद वो आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक गुरिल्ला युद्ध भी प्रारंभ कर देते हैं अपने स्तर पर। अब देखिए यहाँ पर हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में कौन कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। दोनों ही व्यक्ति जेपी और राम मनोहर लोहिया, ये दोनों आगे जाकर भारत में समाजवाद की नींव डालते हैं। फिर देखिए श्याम मंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी इनके साथ ही थे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आज़ाद दस्ता के बारे में यदि आपसे पूछा जाए किसके द्वारा इसे बनाया गया था, तो आज़ाद दस्ता को बनाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और उन्होंने कहाँ बनाया? नेपाल के बकरी का टापू में इसे बनाया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बाद में 1943 में अंग्रेज सरकार के दबाव में नेपाल सरकार इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और इनके साथ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह को भी गिरफ्तार वहाँ पर कर लिया जाता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम जो वर्ष हैं या जहाँ जहाँ कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं वहाँ हमें जरूर याद रखना है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है आपके पास: ए चैम्बरलिन, बी विंस्टन चर्चिल, सी क्लेमेंट एटली, या फिर ऑप्शन डी रैमसे मैकडोनाल्ड। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। विंस्टन चर्चिल जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये आप याद रखिएगा 1940 से लेकर के 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? चर्चिल। और चर्चिल वो व्यक्ति था जो महात्मा गांधी से अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ता था। जब महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया, महात्मा गांधी वहाँ अपनी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो चर्चिल के बाकायदा ऑफिशियल लेटर्स हैं जिनमें चर्चिल कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति इतने दिन तक भूखा रह जाए, वो जरूर छुप छुप कर कुछ खा रहा होगा। इस प्रकार की बातें, आपको काफ़ी हास्यास्पद चीज़ें उनमें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो रैमसे मैकडोनाल्ड दे रखा है वो भी आप याद रखें। वो कब था? जब 1932 में यहाँ पर कम्युनल अवार्ड आता है। फिर क्लेमेंट एटली बाद में प्रधानमंत्री बनता है और चैम्बरलिन भी वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इन सभी का कार्यकाल भी आप याद रखेंगे कि कौन कब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना और उस समय भारत में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ भी दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। वे वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे, जो हमने आपको ऑलरेडी अभी बताया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम था, ऑप्शन है ए लुई फिशर, ऑप्शन बी विलियम एल शेवर, ऑप्शन सी वेब मिलर, या फिर ऑप्शन डी नेगली फारसन। अब देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लुई फिशर। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर यदि हम कहें क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में चला रहे थे, कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट जब भारत में गांधी जी चला रहे थे, उस समय एक अमेरिकी पत्रकार था जो गांधी जी के साथ था और उसने इस पूरे आंदोलन को कवर किया। उस पत्रकार का नाम था लुई फिशर। जब महात्मा गांधी जी दांडी मार्च करते हैं तब एक और अमेरिकी पत्रकार ने उसे कवर किया, और अब उस पत्रकार का नाम क्या था वो हमने आपको बताया था। उस पत्रकार का नाम था वेब मिलर। तो यह भी आप याद रखें। ये कब था? ये था आपके दांडी मार्च में। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और वेब मिलर जो है वो दांडी यात्रा के दौरान था। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जो महात्मा गांधी का जीवन काल भी है, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पलवर्ग, एडगर स्नो, एम.एल. सुमन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। और अमेरिका ने उस समय भी काफ़ी ब्रिटेन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दबाव भी बनाया था कि आप भारत को जल्द से जल्द आज़ाद कीजिए, जिससे भारत भी आपका साथ दे और वहाँ पर भी लोगों को अपने अधिकार मिलें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जीवन काल लुई फिशर था। ऑप्शन है ए एक अमेरिकी पत्रकार, ऑप्शन बी एक ब्रिटिश पत्रकार, ऑप्शन सी एक फ्रांसीसी पत्रकार, या फिर ऑप्शन डी एक जर्मन पत्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर, जो महात्मा गांधी का जीवन काल भी है। उसने कौन से आंदोलन को अच्छे से कवर किया था? तो इसने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को इसने अच्छे से कवर किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन काल लुई फिशर संबंध थे। ऑप्शन है ए सबने अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन बी व्यक्तिक सत्याग्रह से, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन से, या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट से कौन सा पत्रकार संबंधित था? तो वह पत्रकार है आपका कौन? तो वह पत्रकार आपका है लुई फिशर, जो कि महात्मा गांधी का जीवन काल भी है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में से
कौन महात्मा गांधी का जीवनकार है? ऑप्शन है ए लुई फिशर, ऑप्शन बी रिचर्ड ग्रेग, ऑप्शन सी वेब मिलर या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लुई फिशर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो देखिए यहाँ पर नाम दिए गए हैं, पहला बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजरात और चौथा संयुक्त प्रांत। आगे देखते हैं प्रश्न को। अपना उत्तर निम्नांकित कूटों से चुनें। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल पहला, ऑप्शन सी है दूसरा एवं तीसरा और ऑप्शन डी दिया गया है पहला एवं चौथा। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो हम जानते हैं गांधी जी ने कहा था, दो चीज़ें की थी, दो मूल मंत्र दिए थे, पहला था करो या मरो और दूसरा था कि अब इस आंदोलन को आप अपने हिसाब से चलाइएगा। लेकिन उन्होंने हिंसा के लिए नहीं कहा था, लेकिन जिसको जो समझ में आया कि हमें ऐसा करना है उसने वैसा ही किया और कई जगह हिंसा भारत में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें इनमें से तो बिहार में हिंसा हुई थी, बिल्कुल सही है, सबसे अधिक व्यापक रहा। फिर बंगाल में नहीं, गुजरात में भी नहीं हुआ, लेकिन संयुक्त प्रांत में भी हुई थी। यानी कि यहाँ पर पहला और चौथा दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के केंद्र बन गए। और यदि आप पढ़ेंगे तो ये सब वही इलाके हैं जहाँ से शुरुआत में गांधी जी भी अपने आंदोलनों को प्रारंभ करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, लॉर्ड लिलिंगटन ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण है आर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट हैं ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये क्वेश्चन यहाँ पर चेक करता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन को देखते हैं। कथन ए क्या है, लॉर्ड लिलिंगटन ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। तो यह आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिलिंगटन ने जो अगस्त आंदोलन या फिर हम जिसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, उसे लॉर्ड लिलिंगटन ने उस समय कहा था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद यदि सबसे गंभीर विद्रोह कोई है तो वो ये है। और ये वास्तविकता में सही कथन भी है। उस दौरान पूरे देश में एक अलग ही माहौल खड़ा हो गया था। लोग हर तरीके से विरोध कर रहे थे, हिंसात्मक, अहिंसात्मक, हर प्रकार से अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कारण आर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलनों में उठ खड़े हुए थे। तो यह भी आपका एकदम सही कथन है, यह कथन भी सही है। और इन्हीं व्यापक जो आंदोलन हुए इनसे ही कई जगह ऐसा हुआ कि हिंसा भड़क गई। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में काफ़ी हिंसा उस समय भड़की थी और बिल्कुल एक विद्रोह जैसा माहौल उत्पन्न हो गया था। दोनों ही कथन सही हैं और कारण भी यहाँ पर इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था।
किसानों ने अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। तो देखिए किसान क्या करते थे, अपनी फसल भी नहीं छोड़ सकते थे तो वो दिन में अपनी खेती का कार्य करते थे और रात में तोड़फोड़ के काम भी कर देते थे। पटरियां उखाड़ दी, टेलीग्राफ के तार काट दिए, रोड खोद दी, इस प्रकार के काम कर रहे थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। यहाँ अंग्रेजों को जो है 1857 की क्रांति याद आने लग गई। अंतर क्या था कि इस बार हम सभी को पता था कि हमारा उद्देश्य क्या है, सभी संगठित थे, सभी के बीच में कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की भावना थी, इसलिए हम काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार यानी कि लेटर में तत्कालीन वायसराय लिलिंगतो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिए, किसको कहा था उसने, लॉर्ड लिलिंगतो ने ऐसा, जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को एक लेटर लिखता है, उसमें वो इस चीज़ की व्याख्या करता है कि आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर स्थिति जो 1857 की क्रांति हुई थी लगभग उसके जैसी है, और व्यापक ही मानिए क्योंकि इस बार सब संगठित हो चुके थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, कौन सी जेल में वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए कैंप जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल, या फिर ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर जेल में। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस नेता को कहाँ कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था। जैसे कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया। उनके साथ किस किस को गिरफ्तार किया गया, सरोजनी नायडू थी, कस्तूरबा गांधी थी और उनके पीए महादेव देसाई, इन लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कई नेता जैसे गोविंद वल्लभ पंत हो गए, आचार्य कृपलानी हो गए, इन सभी को अहमदनगर किले की जेल में बंद करके रखा गया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं और विस्तार में कि किसे कहाँ रखा गया। तो देखिए और इम्पोर्टेंट भी है, आपको ये याद भी रखना है, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी हैं, कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से भी प्रश्न। तो देखिए 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को, देखिए किस किस को, गांधी जी और उनके साथ सरोजनी नायडू, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी भी थी और कौन थे, महादेव देसाई थे। इनको पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया और कांग्रेस कार्यक्रम समिति के सदस्यों जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र जी, डॉक्टर पत्ताभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सभी को कहाँ पर, अहमदनगर किले की जेल में रखा गया, जो हमने आपको बताया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना की बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये आप यहाँ पर याद रखें। आपसे क्वेश्चन यदि वो घुमा के पूछता है तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन एक कार्य समिति का सदस्य उस दिन बम्बई नहीं आया था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। ऑप्शन है ए रांची, बी मुंगेर, सी पटना या ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पटना। अब देखिए योगेंद्र शुक्ल, आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, उनके सहयोगी थे, राम मनोहर लोहिया के ये सहयोगी थे और इन्होंने मदद की थी जयप्रकाश नारायण की हजारीबाग जेल से भागने में। तो ये फैक्ट आप एक इनके बारे में याद रखें। काफ़ी छोटा सा नाम इनका आता है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने कार्य भी किया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से, हमने आपको बताया कहाँ पर बंद किए गए थे जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग जेल, वहाँ से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया व 7 दिसंबर 1942 को इन्हें पटना लाया गया था। अगला प्रश्न है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी। ऑप्शन है ए श्रीमती रामप्यारी, ऑप्शन बी श्रीमती सुंदरी देवी, ऑप्शन सी श्रीमती भगवती देवी या ऑप्शन डी श्रीमती मंगला देवी।
तो देखिए श्री जगत नारायण जो थे बिहार के क्रांतिकारी थे और उनकी पत्नी जो थी वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थी और वो भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती रामप्यारी। उनकी पत्नी का नाम था जगत नारायण लालकी का। बिहार से संबंधित ये क्रांतिकारी थे और ये जेल भी उस दौरान गई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इन पर। तो देखिए श्री जगत नारायण लाल बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पत्नी श्रीमती रामप्यारी देवी थी जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई थी। अब इस आंदोलन के दौरान राजस्थान की कौन सी महिलाएं जेल गई थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने आपको राजस्थान हिस्ट्री के जो PYQs कराए हैं उनमें वो चीज़ बताई है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधानसभा परिषद की सदस्य भी बनी थी, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? ऑप्शन है ए, बम्बई में, बी, मद्रास में, सी, कलकत्ता में, या ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। और यदि स्पेसिफिक बात करें तो आगा खां पैलेस, पूना, जो कि उस समय बम्बई के क्षेत्र में आता था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद करके रखा गया था। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। खैर ये हमने आपको शुरुआत में भी बता दिया था कि गांधी जी को कहाँ रखा गया, नेहरू जी को कहाँ रखा गया था, अहमदनगर किले की जेल में। इसके अलावा कौन एक व्यक्ति था जो उस दिन बम्बई नहीं पहुंचा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हें कहाँ रखा गया? उन्हें बांकीपुर पटना जेल में रखा गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ऑप्शन है ए, यरवदा मंदिर में, ऑप्शन बी, नैनी जेल में, ऑप्शन सी, अहमदनगर के किले में, या फिर ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आगा खां पैलेस में। अहमदनगर के किले में किसे कैद किया गया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेलवे सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। ऑप्शन है ए, मुंगेर, बी, गया, सी, पटना, और डी, शाहाबाद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। तो देखिए ये BPSC का क्वेश्चन है। जब वहाँ पर आप पढ़ेंगे वहाँ की हिस्ट्री में तो ये चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में देखने को मिलेंगी। खैर इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी गईं जिससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। जनाक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे जैसे बंगाल का मेदिनीपुर जिला। ये आप देखेंगे यदि इंडियन हिस्ट्री में तो सदैव से ही ये आज बांग्लादेश में, लेकिन सदा से ही ये इंडियन हिस्ट्री में हिंसा में बहुत आगे रहा। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला तथा बिहार का मुंगेर। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में हुई थीं। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिले का प्राय 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क भी कटा रहा था। तो देखिए इस लेवल पर वहाँ पर चीज़ें चल रही थी। इस लेवल का एक आंदोलन चल रहा था। पूरी तरीके से यहाँ पर जो भी चीज़ें अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुँचा सकती थी उन सभी को पूर्ण रूप से ठप्प कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन है ए, भारत छोड़ो आंदोलन, बी, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन सी, भूदान आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सभी लोगों को
भारतीय या राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली, क्योंकि देखिए उस समय क्या था, बाकी जो भी बड़े बड़े नेता थे वे सभी जेलों में बंद थे, तो जो उनसे छोटे नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को एक दिशा दी और फिर वे राष्ट्रीय स्तर के नेता बनकर उभरे। अब देखिए जैसे यहाँ पर भूदान आंदोलन दे रखा है, तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह आपको पता भी होगा, वरना हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो यह विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत, जो कि हम जानते हैं, 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके थे उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता का नेतृत्व किया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, देखिए जयप्रकाश नारायण थे, फिर हमने आपको दूसरा नाम बताया राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा आसफ अली थी, ये नाम प्रमुख थे यहाँ पर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से निकल भागे। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि डीप में वो जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि हजारीबाग जेल से भागे थे, लेकिन क्या त्यौहार था या क्या वहाँ पर चल रहा था जिससे वो निकल भागे थे। ऑप्शन है ए बैसाखी, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दशहरा या ऑप्शन डी दीपावली। तो देखिए आप इसे ऐसे याद रखिए, दिवाली के दिन ही जयप्रकाश नारायण जी की दिवाली हो गई थी, वे उस दिन जेल से फरार हो गए थे। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दीपावली। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। यानी कि असली दिवाली उस दिन किसकी बनी, जयप्रकाश नारायण की बनी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बाबू जगजीवन राम या ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। कब फरार हुए, तो ये फरार होते हैं 9 नवंबर 1942 को, और उस दिन क्या थी, उस दिन थी दीपावली। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। ऑप्शन है ए जे बी कृपलानी ने, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन सी अच्युत पटवर्धन ने या फिर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। हजारीबाग जेल से फरार होकर 9 नवंबर 1942 को वो जेल से फरार हो जाते हैं दीपावली के दिन, और फिर भूमिगत जो आंदोलन था उसको एक नई दिशा भी उनके द्वारा दी गई। अब यदि हम बात करें जयप्रकाश नारायण ने कौन सी एक संस्था बनाई अपनी, तो हमने पहले बात की थी कि नेपाल वो चल जाते हैं और वहाँ जाकर वो आज़ाद दस्ता नामक अपनी एक संस्था बनाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध वहाँ पर गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। ऑप्शन है आपके पास ए नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन बी डोला पाल की आंदोलन, ऑप्शन सी कुली बेगार आंदोलन या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गंगाराम और खीमदेव नामक भाई अल्मोड़ा उत्तराखंड में आता है, वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, वो काफ़ी व्यापक रूप से कई जगह उसमें हिंसा होने लगी, तो पुलिस ने भी उसे दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। यदि हिंसा लोग ना भी करते तो भी अंग्रेज तो यहाँ पर हिंसा ही करते थे, और उन्होंने कई जगह गोलियों से लोगों को मरवा दिया। जैसे कि जो बॉम्बे में एरियल बॉम्बिंग करवाई, हवा से लोगों पर बम डलवा दिए, मशीन गन से फायरिंग करवाई, जिसमें कहीं ना कहीं 10,000 से करीब लोग मारे गए। और इसी तरीके से उन्होंने दमन चक्र चलाए रखा, और इस दमन चक्र के चलते हुए 1944 तक यह आंदोलन
कहीं जाकर अंग्रेज इसका दमन पूर्ण रूप से कर पाए थे। लेकिन उन्हें एक चीज़ यहाँ पर दमन करने में वो सफल रहे, लेकिन अंग्रेज़ों को एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई थी, और वो चीज़ ये थी कि अब इस प्रकार से वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते, जल्द से जल्द उन्हें अपना बोरिया बिस्तर भारत से समेट कर जाना ही होगा। ये चीज़ उन्हें स्पष्टतः इस आंदोलन के दौरान समझ में आ गई थी। और फिर इसके बाद वो मुस्लिम लीग को और बढ़ावा देते हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं कि कहीं ना कहीं यदि इससे काम चल जाए, लेकिन उसका अंत यही हुआ कि देश का विभाजन हो गया, अंग्रेजों को भी यहाँ से जाना पड़ा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण आर है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कूट है यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर यहाँ पर सही है। तो देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके उस टॉपिक की समझ को अच्छी तरीके से यहाँ पर इन प्रकार के प्रश्नों से परख लिया जाता है। तो देखिए, कथन ए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। तो यह कथन आपका एकदम सही है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है तो लोग जागृत भी होते हैं और लोगों को बहुत साहस भी मिला, क्योंकि इस बार अंग्रेजों की जो है हवा टाइट हो चुकी थी। फिर कारण आर है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। यह भी बिल्कुल सही है। जब गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं तो लोगों को ऐसा लगा कि अब ये हमारे पास एक आखिरी मौका है, यदि इस बार हम कुछ कर लेते हैं तो आज़ाद हो जाएंगे, वरना फिर ऐसे ही जीवन भर मरते रहेंगे। तो लोगों ने मन में ठान लिया, या तो आज़ाद होंगे या हम मर जाएंगे, इन दो में से कोई एक चीज़ ही होगी। इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, यहाँ पर जो कारण है वो कथन का एकदम सही स्पष्टीकरण देता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर करता है। अब देखिए, यहाँ पर हम यदि चर्चा करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। क्या लिखा है देखिए, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। यानी कि वो भाषण इतना लोगों के अंदर लोगों के अंदर रहा और लोगों ने उस भाषण को इतने उससे माना, सुना, उन चीज़ों को माना, और जो गांधी जी के शब्द थे वो भी इतने शानदार रहे कि पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं कि वास्तव में उस दिन गांधी जी ही एक अवतार या पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसका है, क्योंकि यदि वो डीप में जाता है तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपसे पूछ लेता है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। क्यों? क्योंकि सभी जो नेता थे कांग्रेस के वो तो जेलों में बंद कर दिए गए थे। जब वो जेलों में बंद हो गए तो उसके बाद इस आंदोलन को भारत के लोगों ने स्वयं ही चलाया। तो इसलिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन बना और इसका इम्पैक्ट बाकी सभी आंदोलनों से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ से अंग्रेजों को साफ समझ में आ गया था कि अब कुछ गिनती के दम ही यहाँ रह गए हैं और सांसें भारत में उनकी खत्म होने वाली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, यानी कि आरएसएस। कारण आर, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उपयुक्त दोनों व्यक्तित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी है, ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, कथन ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो देखिए, अब इन कथनों को हम यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो देखिए, कथन ए क्या है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बिल्कुल सही कथन है। आरएसएस ने, देखिए, जो आज एक राष्ट्रवादी संस्था अपने आप में बनती है, या उनका कहना है कि हम राष्ट्रवाद के सबसे बड़े सिंबल हैं, तो उन्हें जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आईना उन्हें दिखाना चाहिए कि आप जिस समय पर देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, आप उस आंदोलन का उस समय विरोध कर रहे थे, तो आप किस चेहरे से अपने आप को राष्ट्रवादी कह देते हैं। लेकिन बात वही है कि लोग हिस्ट्री और उन फैक्ट्स को जानते नहीं हैं और बिना उन्हें जाने काफ़ी चीज़ों के बारे में बोलते रहते हैं। फिलहाल हम अपने प्रश्न पर आते हैं। कारण है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इनका ऐसा कोई विचार नहीं था, बस ये कांग्रेस का उस समय विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ आपका कथन ए सही है और आर गलत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अब देखिए, कई लोगों को हो सकता है दिक्कत भी हो, लेकिन आपको एग्जाम में यदि कहीं भी ऐसा देखने को मिले कि आरएसएस ने इस स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, यदि कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट है तो वो गलत होगा। आरएसएस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और यूनिस्ट जो सोसाइटी थी, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने अधिकतर स्वतंत्रता आंदोलनों से अपनी दूरी ही बनाए रखी थी। ये फैक्ट है, आप इसे स्वीकारें ना स्वीकारें वो एक अलग चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। तो ये आप यहाँ पर अब और हिस्ट्री देखिए, वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अपनी पर्सनल एक आइडियोलॉजी से अलग रखकर बहुत ही ओपन माइंडेड होकर पढ़ना चाहिए। उसे आज की चीज़ों से या अपनी पॉलिटिकल थॉट से, उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ओपन माइंडेडली चीज़ों को पढ़ना चाहिए, फिर उनके बेसिस पर आपको आगे अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। कथन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण आर है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। और कूट देखते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यदि आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए, कथनों को हम पुनः देखते हैं एक एक करके। कथन ए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो यह आपका कथन सही है। यहाँ पर मुसलमान की जगह मुस्लिम लीग प्रयुक्त में होना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से क्विट इंडिया मूवमेंट में भागीदारी नहीं ले रहे थे, लेकिन जो हिंदू या जो अन्य लोग इसमें भाग ले रहे थे उनकी मदद मुसलमान उस समय कर रहे थे। कारण आर है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो यह कारण भी एकदम सही कारण है। जो मुस्लिम लीग थी उसके इन्फ्लुएंस में जो मुसलमान थे वो कांग्रेस के इस आंदोलन से दूर ही रहे। बाकी कुछ मुसलमानों ने छुप करके समर्थन भी किया और जो उस समय के राष्ट्रवादी लोग थे उनकी सहायता भी वो इनडायरेक्टली कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है कारण, वो आपके कथन की एकदम सही व्याख्या करता है, उसका सही स्पष्टीकरण भी है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की थी। उस समय जिन्ना का दिमाग इतना खराब हो चुका था कि एक तो वैसे ही उन्हें टीबी हो रही थी, ऊपर से उनका दिमाग भी इतना खराब हो गया था कि उन्हें देश के बारे में कुछ नहीं सूझ रहा था। बस उनका एक ही वो था, जो कांग्रेस कहेगी मैं उसका उल्टा कहूँगा, कांग्रेस दिन कहेगी मैं रात कहूँगा, कांग्रेस रात कहेगी मैं दिन कहूँगा। ये मानसिक स्थिति जिन्ना की हो चुकी थी। जिन्ना ने कहा यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कथन किसका था। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए। और देखिए, मुस्लिम लीग तो जो है उस समय
अंग्रेजों का वो पिल्ला था जिसे मुस्लिम लीग जो है टुकड़े डालती थी और मुस्लिम लीग उसे खाकर जिंदा थी। मुस्लिम लीग का वजूद सिर्फ अंग्रेजों की वजह से ही था। तो वो तो चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेज जाएं, क्योंकि अंग्रेजों का विरोध कांग्रेस करती थी और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हवा देते थे अंग्रेज किसको, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग उनके टुकड़ों पर पला करती थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ऑप्शन है ए सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरुणा असफ अली जो थी वो भूमिगत क्रियाकलापों की एक प्रमुख महिला संगठक थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इनके बारे में बात करें तो अरुणा असफ अली काफ़ी प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। तो देखिए उस समय जब अंग्रेज आपको गोली मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कांग्रेस एक इलीगल संस्था घोषित कर दी गई है, उस समय एक महिला चलती है और वो कांग्रेस का झंडा वहाँ पर फहरा देती है उस मैदान में सभी के बीच में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसकी कल्पना करके देखिए, आज हम डेमोक्रेसी है, पुलिस के सामने हम कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन उस समय तो आज अगर पुलिस कुछ करती भी है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद हमारी हिम्मत नहीं होती। लेकिन उस समय सोचिए कोई ऐसा काम करे, वो कितनी बड़ी बात थी। आगे देखिए, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उसके बाद ये सभी नेता जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे और भारत की आज़ादी के बाद भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले, भारत को एक नई दिशा दी और समाजवादी सोच भी लाए, कुछ कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और काफ़ी सारा इनका योगदान भारत में रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हैं? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिक सत्याग्रह, या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्या किया था इन्होंने? मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान था उसमें जाकर कांग्रेस का झंडा लहरा दिया था। जब अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक इलीगल संस्था यहाँ पर घोषित किया, उसके बाद उन्होंने यह कारनामा भी कर दिखाया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? ऑप्शन है आपके पास ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सबने अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई, यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट कहां पर बनाई गई। शुरुआत में जब कल की क्लास में हम बात कर रहे थे तो हमने 2-4 जगह के नाम आपको बताए भी थे। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना अभी हम आपको और इसके बारे में बता देंगे। तो देखिए सूची के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला नाम बलिया, दूसरा सतारा, तीसरा हजारीबाग और चौथा मेरठ। कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 3 और 4। किन जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि समांतर सरकार भारतीय लोगों के द्वारा बना ली गई थी? तो देखिए नामों को यदि देखें, सबसे पहला नाम है बलिया का, तो यह आपका बिल्कुल सही है। बलिया में किसके द्वारा सरकार बनाई गई? तो देखिए हमने आपको नाम कल भी बताया था, आज आपको पुनः ये नाम हम यहाँ पर बता देते हैं। बलिया में चित्तू पांडे कौन थे? तो देखिए आप नाम याद रखें, बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा सरकार बना ली गई। दूसरा नाम है यहाँ पर किसका? दूसरा नाम है सतारा, तो यहाँ पर भी सरकार एक समानांतर सरकार बनाई गई थी, यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सतारा में महाराष्ट्र में, और यहाँ पर सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए सरकार चली थी, यह भी आपको याद रखना है। तो देखिए सतारा में जो समानांतर सरकार बनी थी वो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए थी,
ये आपको याद रखना है। तीसरा हजारीबाग, तो यहाँ पर कोई समानांतर सरकार नहीं बनी। चौथा मेरठ, यहाँ पर भी समानांतर सरकार नहीं बनी थी, यानी कि बलिया और सतारा पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर एक तथा 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए, हमने आपको कल भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई थी। होता क्या है कि जब ये आंदोलन अपने क्लाइमैक्स पर पहुँचता है, इसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई जगह पर स्वतंत्र सरकारें या उन्हें समानांतर यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जैसे सतारा, बलिया, इसके अलावा तामलुक, मिदनापुर जो कि बंगाल में था, हमने बात करी, तालचर, इन सभी में जो इस प्रकार की सरकारें बनाई गई। देखिए 2 नाम यहाँ दिए गए हैं, बलिया, सतारा। इसके अलावा जो नाम है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। कहाँ कहाँ? तो देखिए यहाँ पर यदि हम लिखें तो एक सरकार बनाई जाती है कहाँ? तामलुक में। ठीक है, तामलुक कहाँ है? मिदनापुर, बंगाल। तो ये आप याद रखें, कहाँ पर है तामलुक? ये है आपका बंगाल में, वहाँ पर एक सरकार बनाई गई। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तालचर, वहाँ पर भी एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। 4 जगहों के नाम, बलिया, सतारा, तामलुक और तालचर, इन 4 जगहों पर उस समय समानांतर सरकारों का गठन कर लिया गया था। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना कर ली गई, यानी पैरेलल गवर्नमेंट की। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों, कहाँ कहाँ? देखिए बलिया में, बलिया में किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। हमने आपको शुरुआत में बताया, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इस पूरे को, अच्छे से इसे समझिएगा। तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा तामलुक, कहाँ? मिदनापुर, बंगाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। और तीसरी सतारा, महाराष्ट्र में है, वहाँ पर देखिए अगस्त 1943 से 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। कहाँ? सतारा की। याद रखेंगे, आपको हमने बताया लॉन्गेस्ट, कब से कब तक? 1943 से 1946 तक। आप देखिए कि अंग्रेज़ों की नाक के नीचे पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही है और अंग्रेज कुछ नहीं कर पा रहे। ये जो है विशेषता है किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की, कि हमने अंग्रेज़ों को इतना कमज़ोर कर दिया। और आप भारतीयों का उस समय कॉन्फिडेंस देखिए कि वो अपनी सरकार भी वहाँ पर चला रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार की स्थापना की गई। किस नाम से? प्रति सरकार। इसके प्रमुख नेता कौन थे? वाई.बी. चौहान एवं नाना पाटिल, ये इसके प्रमुख नेता थे। इसके अतिरिक्त देखिए उड़ीसा के तालचर, जो हमने आपको बताया, वहाँ भी कुछ समय के लिए क्या थी? समानांतर सरकार थी। तो देखिए सतारा में कौन थे? वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल। आगे जाकर इनके लोग आज तक राजनीति में हैं, वो आज की राजनीति का एक अलग विषय है, तो उस पर हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कई जगह जो है पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि समानांतर सरकार बनाई गई। जगहों के नाम सबसे पहले याद रखें। पहली बलिया, किसके द्वारा? चित्तू पांडे। दूसरी कौन सी है? तो तामलुक, बंगाल। तीसरी तालचर, उड़ीसा। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथी कौन सी है? सतारा, महाराष्ट्र में। सबसे लंबे समय के लिए 1943 से 1946 तक किसके द्वारा? वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए 1939, बी 1940, सी 1941 या ऑप्शन डी 1942। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको एग्जैक्ट भी याद ना हो, लेकिन आप इसे फिर भी कर सकते हैं कि समानांतर सरकारें कब बनाई गई किस आंदोलन के दौरान? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब हुआ था? 1942 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1942। तो देखिए इस प्रकार से क्या है, जो कहानी आपको बताई जाती है उससे आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी समझ से ही उन चीज़ों को आसानी से कर देंगे और आपको कोई लोड भी नहीं आएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी बलिया या ऑप्शन डी फैजाबाद। तो देखिए अभी हमने इसको किया था, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी बलिया में। किसके द्वारा? तो नाम भी आपको हमने बताया था, आपको याद रखना है नाम क्या था बलिया में जिन्होंने समानांतर सरकार बनाई? चित्तू पांडे। ये आपको नाम यहाँ पर जरूर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। फिर सतारा में किसने? वाई चौहान और नाना पाटिल, इन दोनों लोगों ने मिलकर समानांतर सरकार बनाई थी, तो ये नाम भी याद रखना है। और जो आपके सतारा में जो सरकार थी उसका नाम क्या था? प्रति सरकार। तो यह भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर याद रखनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो देखिए वही प्रश्न आपसे रिपीट किया गया है। ऑप्शन है ए जौनपुर में, ऑप्शन बी आजमगढ़ में, ऑप्शन सी बलिया में या ऑप्शन डी गाजीपुर में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर पुनः ऑप्शन नंबर सी बलिया में। किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? ऑप्शन है ए सोनितपुर, ऑप्शन बी मिदनापुर, ऑप्शन सी कोरापुर या ऑप्शन डी गोहपुर। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। देखिए 2021 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया और ये काफ़ी न्यूज़ में भी थी घटना, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वैसे भी। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोहपुर। गोहपुर कहाँ पर है? तो ये है आपके असम में। ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए हम यदि बात करें तो कनकलता बरुआ एक वहाँ की छात्रा थी, वो जनता को लेकर के अपना जुलूस निकाल रही थी और जब सामने थाना आया तो गांधी जी ने तो कहा ही हुआ था आप अपने हिसाब से आंदोलन करें, तो उनके दिमाग में उनका हिसाब था कि अब हम उनके दिमाग में आया सब थाने में घुसते हैं और उन पुलिस वालों को बताते हैं, तो वो थाने में घुसने की कोशिश करती हैं और उन्हें वहाँ पर गोली लगती है और उस गोलीबारी में वे शहीद हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें यदि इनकी, तो कनकलता बरुआ, इनका जन्म 1924 में कहाँ? असम में हुआ था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में वे शहीद हो गई थी। तो क्या कर रही थी? ये तिरंगा वहाँ पर फहरा रही थी। तो आप सोचिए उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में आप तिरंगा फहरा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात थी उस समय के लिए। आज हम आसानी से फहरा सकते हैं, लेकिन उस समय अपनी जान के साथ खेलना था और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और तिरंगा वहाँ पर फहराया। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। ऑप्शन फिर देखिए कारण आर है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर कथनों को यदि हम पुनः देखें तो कथन ए क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, यानी कि क्लाइमैक्स था, सबसे हाईएस्ट फेज था। यह कथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों की हवा इतनी टाइट कभी नहीं हुई थी। या तो 1857 की क्रांति में हुई थी और उसके बाद भी जब टाइट हुई तो वो होती है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर देखिए कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो यह भी एकदम सही कथन है। क्या होता है, अंग्रेजों को यह चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती है कि अब यहाँ पर ज़्यादा दिन टिका नहीं जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर भी मार मार के सीधा करे जा रहा था अंग्रेजों को, तो उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अब भारतीयों के साथ के बिना तो जीतना मुश्किल है, और अगर भारतीयों का साथ चाहिए तो जो ये कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, सत्ता इनके हाथ में देनी पड़ेगी। तो ये अब बस एक समय का ही खेल बचा था कि
किसी भी समय कैसे भी सारी चीज़ों का सामंजस्य बिठाकर सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाए, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो कथन की एकदम सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप वैसे भी देखें तो देखिए क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के जस्ट बाद 1944 में सी राजगोपालाचारी या राजाजी फॉर्मूला भी आ जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसमें क्या था, जो कांग्रेस के नेता थे सी राजगोपालाचारी, वो एक फॉर्मूला लेके आते हैं कि यदि हमें आज़ादी पानी है तो उसके लिए सबसे पहले जो सांप्रदायिक समस्या है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो मुस्लिम लीग नाम का कचरा है, इसने जो और गंदगी फैलाई है उसे साफ करना पड़ेगा। तो देखिए फिर उसमें क्या होता है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि भाई मुस्लिम लीग को जो है आज़ादी में कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए, और जब हमें आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद हम पाकिस्तान पर डिस्कशन कर लेंगे। राजगोपालाचारी ने ऐसा कहा था। फिर दूसरी चीज़ उनकी क्या कहना था कि युद्ध के बाद एक कमीशन बना लेंगे जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके लिए कमीशन बनाया जाएगा, उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर वहाँ पर जनमत संग्रह के अनुसार चीज़ें की जाएंगी, पाकिस्तान के लिए वहाँ पर वोट कराकर देख लेंगे। उनका कहना था एक संघ और 2 फेडरेशन का प्रस्ताव रख लेते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हमेशा संघ के पास रहेंगी, कुछ कुछ हमेशा अलग होंगी, और जो जहाँ रहना चाहे वो वहाँ रह सकता है। इस फॉर्मूला पर गांधी और जिन्ना जी की बात भी होती है, जिन्ना ऐसे रिजेक्ट भी कर देते हैं। गांधी जी उन्हें मनाने के लिए कायदे आजम की भी उपाधि देते हैं कि भाई आप बहुत शीर्ष नेता हैं जिन्ना जी, आपको हम कायदे आजम कहते हैं तो आप मान जाइए, लेकिन जिस आदमी ने धतूरा खा रखा हो उसकी बुद्धि कभी काम नहीं करेगी। तो जिन्ना के वो भी समझ में नहीं आया और अंत में अंजाम उन्होंने भुगता। और आप एक पराकाष्ठा देखिए कि महात्मा गांधी ने जो उपाधि दी वो अपने मरते दम तक नहीं छोड़ी, जिन्ना ने आज तक भी नहीं छोड़ी, उन्हें पाकिस्तान में कायदे आजम ही कहते हैं, तो वो आपने नहीं छोड़ी, तो किस प्रकार का लालच व्यक्ति के मन में रहा होगा वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन की ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार के ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। थोड़ा बहुत योगदान मुस्लिम लीग का भी रहा कि उन्होंने जो है एक शर्मनाक हरकत की, लोगों को मारना चालू किया और अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ से भाग लो। तो अब योगदान तो एक बस कहने के लिए है कि उनसे परेशान होकर गए, बाकी जैसा कार्य जिन्ना ने किया उतनी ही बुरी मौत भी उन्होंने पाई, वो सज़ा पाई। उन पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना है भी नहीं। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? अब देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले ही प्रश्न में हम आपसे इसकी बात कर रहे थे और अब इस पर प्रश्न भी आ ही गया। तो देखिए, ऑप्शन ए है एक ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। ऑप्शन बी है केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। ऑप्शन सी है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। ऑप्शन डी है संवैधानिक गतिरोध का हल, और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। तो यह तो इसमें गलत है, ऐसी कोई बात उनके द्वारा की ही नहीं गई थी। सी राजगोपालाचारी का तो उद्देश्य ये था ही नहीं। उनका तो ये था कि भाई आज़ादी पानी है तो पहले ये जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, सांप्रदायिक लड़ाई है, इसको निपटाया जाए। ऑप्शन बी देखते हैं, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। ये तो अगस्त प्रस्ताव का स्टेटमेंट है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन सी केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाली निकाय को यथा संभव शीघ्र आयोजित किया जाए। ये भी अगस्त प्रस्ताव में ही था, तो यह भी नहीं होगा।
संवैधानिक गतिरोध का हल, यह सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। तो देखिए प्रश्न इतना बड़ा लग रहा था देखने में, लेकिन प्रश्न में वास्तविकता में कुछ था नहीं। तो इसलिए यदि चीज़ों को हम आराम से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अब सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला की हमने आपको बात बताई थी कि उनका क्या कहना था कि भाई यदि हमें आज़ादी चाहिए तो पहले सांप्रदायिक समस्या को सुलझाया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि साहब मुस्लिम लीग जो है वो आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दे, आज़ाद हो जाएंगे, उसके बाद हमारे घर की समस्या हम सॉल्व कर लेंगे बैठ के, पाकिस्तान पर क्या करना है उस पर विचार विमर्श कर लेंगे। दूसरा उनका कहना था कि जब युद्ध हो जाएगा उसके बाद एक कमीशन बना लेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य जो डिस्ट्रिक्ट हैं या ज़िले हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन से मुस्लिम बाहुल्य के क्षेत्र हैं। तीसरा उनका कहना था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट ज़िले मिलेंगे उस कमीशन के द्वारा उनमें हम जनमत संग्रह करवा लेंगे कि पाकिस्तान बनाया जाए या ना बनाया जाए, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी वोट करेंगे। फिर चौथा उनका कहना था कि यदि पाकिस्तान बनता भी है, ऐसा होता है कि हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा, तो हम संघ तो एक ही रखेंगे, उसमें 2 फेडरेशन कर लेंगे, भारत पाकिस्तान, ओवरऑल हम एक ही रहेंगे, साथ रहेंगे। और जिसमें जो संघ होगा उसके पास क्या होगा, संचार और आपके विदेशी जो मसले हैं वो, डिफेंस, करेंसी, इन सभी की चीज़ें संघ के पास रहेंगी। बाकी चीज़ें जैसे रोड ट्रांसपोर्ट ये वो सारी चीज़ें पाकिस्तान भारत अपना अलग अलग देख लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती रहेगी, कभी पाकिस्तान कभी भारत, जहां उनका मन होगा। लेकिन जिन्ना क्या करते हैं, जिन्ना इस पर ऑब्जेक्शन कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब सबसे पहले आप पार्टीशन कीजिए फिर इंडिपेंडेंस कीजिए। तो मूर्खता की हद देखिए कि उस आदमी को पहले एक नया देश चाहिए। अब उस व्यक्ति को कोई पूछिए कि जब आज़ाद हो जाओगे उसके बाद ये सब चीज़ें कर लेना, पर वही है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। फिर देखिए उनका कहना था कि वोटिंग जो है वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में की जाएगी। दूसरा उनका कहना था कि जो गैर मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान के लिए वोट नहीं करेंगे। उनका तो कहना ही ये था कि सिर्फ पाकिस्तान जो है मुस्लिमों का देश रहेगा। और चौथा, कांग्रेस को 2 नेशन थ्योरी जो है एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि साहब 2 राष्ट्र तो बनकर ही रहेंगे। तो देखिए, और एक इतिहास में यदि आप देखेंगे जब भी कोई राजा या कोई देश ऐसा हुआ है जिसमें सिर्फ धर्म को वरीयता दी गई हो तो वो देश और राजा दोनों ही बर्बाद हुए हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम पाकिस्तान देख सकते हैं। पाकिस्तान बनता है और पहली स्पीच में वहाँ पर जाकर मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सभी के लिए खुला हुआ है, सेक्युलर राज्य है। वहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी लोग जिन्ना की तरफ ऐसे देखते हैं कि इसका दिमाग खराब है क्या, पूरे टाइम बोलता रहा कि मुसलमानों का है मुसलमानों का है, अब यहाँ आकर उल्टी बात कर रहा है। और फिर वो सब लोग मिलकर, आप हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको पढ़िएगा, किस प्रकार से मिलकर जिन्ना को वो ठिकाने लगाते हैं। अब यहाँ पर हम यदि इसकी चर्चा करें तो देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट या फिर राजाजी फॉर्मूला भी से कहते हैं नामक अपना प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? क्योंकि कांग्रेस देश के टुकड़े नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि आप इसमें ये मत डालिए कि पाकिस्तान बाद में बना लेंगे, ये कर लेंगे, पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं होगा, जो है भारत है और पूरा भारत एक है। कांग्रेस इस चीज़ पर अड़िग थी, अंत तक अड़िग की थी। लेकिन जब जिन्ना ने लोगों को मरवाना चालू किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू वो मजबूर हो गए और उन दोनों ने माउंटबेटन को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप विभाजन कर दीजिए, वरना लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। और लोग तो उसके बाद भी मरे, एक बहुत बड़ी त्रासदी रही वो हमारे देश के लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाने लगा। अब देखिए, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अंदर से डीप क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है ए, जेल में गांधी का आमरण अनशन, बी, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, सी, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेल में गांधी का आमरण अनशन। जब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 1942 में, गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रख दिया जाता है। गांधी जी वहाँ भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं।
पूरे अंग्रेज परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरने लगता है। और सभी को पता था कि यदि गांधी को कुछ हो गया तो फिर पब्लिक मार मार के जिंदा नहीं जाने देगी, यहाँ से इतना मारेगी। तो उन्हें ये था कि कैसे भी करके ये ढोकरा कुछ खा ले, जिससे जो है हमारे प्राण बचें। और खुद की सब हाथ जोड़ने लगे कि प्रभु जान छोड़िए, प्राण बचाइए, कुछ खा लीजिए। लेकिन गांधी जी बिल्कुल अपने उस पर अड़िग रहे। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन किया कि रूबिकॉन, उसे कूट शब्द भेजा गया कि भाई कैसे भी करके कुछ कीजिए इनका। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेजेगी कि ऐसा ऐसा हो गया है और अब सिचुएशन कंट्रोल कैसे की जाए ये उनको समझ नहीं आ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो जाती और अंग्रेज इससे हर हाल में बचना चाहते थे। तो गांधी जी देखिए कभी उन्होंने हिंसा नहीं की, लेकिन नाक में दम करके रखा अंग्रेजों के अपने। ऐसे ऐसे छांट छांट के वो ऐसी शैतानियाँ निकाल देते हैं कि कैसे ऐसे परेशान किया जाए अंग्रेज को। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, डीप में हमने बातें की। बाकी इसकी बातें हम मजाकिया तरीके से भी समझेंगे अपनी सब्जेक्टिव क्लास में, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। अब अगली क्लास में हम अपना नया चैप्टर करेंगे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। पूरे एक चैप्टर में सुभाष चंद्र बोस और उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।